ఈ మధ్య కాలంలో మనం ఎక్కువ చూస్తున్నది హార్ట్ డిసీజెసే. అండ్ ఇండియాలో ఫస్ట్ ప్లేస్లో ఉన్న డిసీజ్ కూడా హార్ట్ అటాకే. సెకండ్ ప్లేస్లో క్యాన్సర్ ఉంది. సో హార్ట్ అటాక్స్ ఎందుకు వస్తున్నాయి ఇవన్నీ మనం డాక్టర్ చెప్పిన మాటల్లో విన్నాం. మెయిన్ రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ ఏంటో కూడా చెప్పారు. మెయిన్లీ అయితే 2 పాయింట్స్, ఒకటి డయాబెటీస్ అండ్ సెకండ్ వన్ క్విట్ స్మోకింగ్ అంటున్నారు. స్మోక్ చేసే వాళ్ళకి, డయాబెటీస్ ఉన్న వాళ్ళకి హార్ట్ అటాక్ రావడానికి ఎక్కువ ఛాన్సెస్ ఉంటాయని డాక్టర్ సంజీవ్ కుమార్ గారు, కార్డియాలజిస్ట్, చెప్పారు మనకి. అయితే ఇప్పుడు మనం ఈ రోజుల్లో చూస్తున్నాం యంగ్ పిల్లల్లో కూడా హార్ట్ అటాక్స్ వస్తున్నాయి, అంటే బిలో 20. సో అంటే సడన్గా డ్యాన్స్ చేస్తూ పడిపోవడం, సోషల్ మీడియాలో ఆ వీడియోస్ చాలా పాపులర్ అయి మనం చూస్తున్నాం కదా, ఎందుకు ఇలా అవుతుంది అని చాలా భయపడుతున్నాము. అయితే కొంతమంది రోడ్ మీద సడన్గా ఫెయింట్ అయి పడిపోతూ ఉంటారు. మేబీ అది హార్ట్ బ్లాక్ అయి ఉండొచ్చు. సో దానికి బేసిక్ సిపిఆర్ చేసి ఈవెన్ పోలీసులు ప్రాణాలు కాపాడుతున్నారని చెప్తున్నారు కదా. సిపిఆర్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. అంటే మనం హాస్పిటల్కి వెళ్ళే టైం ఉండదు. సో సిపిఆర్ చేసి మనం హాస్పిటల్ తీసుకెళ్తే ప్రాణాలు కాపాడొచ్చు. సో ఆ సిపిఆర్ అనేది ఎలా చేస్తారో డైరెక్ట్గా మనకి కార్డియాలజిస్ట్ చూపిస్తారు. లైవ్లో చూద్దాం. సో कार्डियोपल्मोनरी रेसिस्टेशन CPR इंडिया में, वर्ल्ड में, अमेरिका में छोटे छोटे बच्चों से लेकर बड़े लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है. इसका कारण क्या है, क्यों दी जाती है ये ट्रेनिंग, और क्या उसके लिए ये स्टेथ की ज़रूरत है, डॉक्टर होने की ज़रूरत है. अगर फ़र्ज़ करिए आपके घर में आपके साथ में कोई पेशेंट बेहोश हो जाए तो आप क्या करोगे, इसके बारे में इस ट्रेनिंग को CPR ट्रेनिंग कहते हैं. बस इतना सिंपल. इसमें ना स्टेथ की ज़रूरत है, इसमें ना पल्स ऑक्सीमीटर की ज़रूरत है, इसमें कुछ भी नहीं चाहिए. तो मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ एक लेडी की, जिसके हस्बैंड रात को उसके साथ सोते हुए अनकॉन्शियस पाए गए. उस लड़की ने क्या किया, आप ये सारे स्टेप फॉलो करिए. देखिए, जैसे कि अब ये आदमी है और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये शायद बेहोश हो गया है. ये सो भी हो सकता है, रेस्ट कर रहा हो सकता है सो रहा हो, पर यह भी हो सकता है कि यह सडनली बेहोश हो गया है. आपको लाइफ में रियल सिनेरियोज में बिल्कुल ऐसा ही आदमी मिलेगा. आप इस डेस्क पे बैठे होगे, आपके साथ वाली डेस्क वाला आदमी बात नहीं कर रहा होगा, बेहोश हुआ होगा या सो रहा होगा. तो सडनली आप एम्बुलेंस को फ़ोन नहीं करते, तो आप क्या करते हो, ठीक हो, क्या हो गया, ठीक हो, ऐसा पूछते हैं. तो पहले आता है चेक. सबसे पहले आप चेक करना है. हो सकता है वो सो रहा हो और आप ये सारा सिस्टम स्टार्ट कर दो, वो नहीं करना है, पैनिक नहीं होना है. सबसे पहले आपको चेक. इसमें टाइम बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक बार हार्ट बंद होने के बाद आदमी 10 मिनट्स में मर जाता है. उसका जो ब्रेन फंक्शन है वो 10 मिनट्स में ज़ीरो हो जाता है. इसका मतलब हर 1 मिनट जो आप लॉस करते हो उसकी 10% मेमोरीज ख़त्म हो जाती हैं. अगर आप हॉस्पिटल पहुंचने में 5 मिनट देर कर देते हो तो हो सकता है कि वो आदमी तो जिंदा बच जाए, पर उसकी मेमोरीज वो आपको जानेगा भी नहीं. अगर उठ के खड़ा भी हो जाए तो उसकी आधी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है. हो सकता है वो इंजीनियर हो और अब इंजीनियर ना रहे क्योंकि उसकी मेमोरीज ख़त्म हो गई. इसलिए पहला स्टेप, फर्स्ट स्टेप, फिर याद करो, चेक. हमने चेक किया और इस आदमी ने रिस्पॉन्स नहीं किया. स्टेप नंबर 2, अब ये कुर्सी पे बैठे हुए हैं, इसमें मैं इनकी मदद नहीं कर सकता, तो मुझे इनको फिजिकली इस कुर्सी से उतार करके एक फ्लैट सरफेस पे लाना होगा. आदमी रास्ते में रोड पे हो सकता है, आप उसकी मदद करने जाओ, एक रोड एक्सीडेंट में आप फंस जाओगे. पानी के अंदर हो सकता है, पानी से बाहर निकालना है. आग के पास में हो सकता है, किसी खतरनाक जगह पे हो सकता है, या इवन कुर्सी पे बैठा हो सकता है, या कहीं पे ऐसी जगह हो जहाँ पे आप उसको रेसिस्टेट ना कर पाओ. तो आप उनको आराम से किसी की मदद से पकड़ के इनको नीचे उतार के ज़मीन पे लिटा देंगे. नीचे लिटा, ज़मीन पे लिटा देंगे, फ्लैट सरफेस पे. स्टेप नंबर 2 आपको समझ आ गया. हमने इस पर्सन को फ्लैट जमीन पे लिटा दिया जिसका सरफेस बैकग्राउंड फ्लैट है. थर्ड स्टेप, अब अगर मान लो आप इनकी मदद करने की कोशिश करें और इंतजार करें कि मदद आएगी, वो आने में बहुत देर करेगी क्योंकि आपके पास सिर्फ 10 मिनट है. इसलिए अब आपको थर्ड स्टेप में क्या करना है, कॉल फॉर हेल्प. मैं किसी भी एक आदमी को आवाज़ लगा के बोल सकता हूँ एम्बुलेंस को बुलाओ, और ये मैसेज क्लियर होना चाहिए. मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, सीरियस हूँ. कॉल फॉर हेल्प. तो जब भी आप थर्ड स्टेप बोलते हैं 108 डायल करिए, अमेरिका में 911 डायल करिए, घर पे हो तो पुलिस को, एम्बुलेंस को फ़ोन करो, डॉक्टर को फ़ोन करो, या कोई भी हेल्प को बुलाओ. ये नेक्स्ट स्टेप है. इस स्टेप के बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो आप मरीज के साथ नीचे बैठ के
कोई भी जगह पे पल्स चेक करिए, पल्स नाड़ी जिसे बोलते हैं हिंदी में, जो कि हाथ में होती है, पैर में होती है और गले पे होती है। हाथ में आप सब लोग जानते हैं कि नाड़ी यहाँ पे होती है, इस तरफ। आप पल्स को चेक करिए, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये पल्स नहीं आ रही, कितनी देर, इससे फर्क नहीं पड़ता, बस पल्स नहीं आनी चाहिए। अगर पल्स नहीं आ रही तो आपको अपने को सेंटर में पेश करना है, इस उंगली को और इस हाथ को एक दूसरे के अंदर लॉक करना है। ये क्यों लॉक करना है? जिससे हमारी पूरी बॉडी का वजन हम इसको प्रेस करने के लिए यूज करें। हम कर क्यों रहे हैं? ये हार्ट यहाँ सेंटर में है और हम इस ब्लड को मूव कराना चाहते हैं बॉडी में, जिससे कि ब्रेन को ब्लड जाए और हार्ट फिर रीस्टार्ट हो जाए। इसके लिए कोई करंट के लिए, कोई स्टेथ की, किसी चीज की जरूरत नहीं होती। इसको बेसिक सीपीआर कहते हैं। बस आप अपना हाथ को लॉक करिए, जिससे कि आप ये हाथ को सीधे रख के सेंटर में चेस्ट के रख के यहाँ पे पूरे अपने जोर से इसको अंदर प्रेस करेंगे। क्योंकि ये लाइव केस है, मैं इसको प्रेस करके नहीं दिखाऊंगा, पर कितना करते हैं वो दिखाऊंगा। आपका ये हाथ सीधा होना चाहिए, बॉडी के वजन को यूज करके आपका मूवमेंट यहाँ पे आना चाहिए। मतलब मैं ऐसे प्रेस करूंगा, ये मेरा ये मूवमेंट होगा। लोग नॉर्मली ऐसे प्रेस करते हैं, ऐसे नहीं करना है। जोर लगाने की कोशिश नहीं करनी, अपना पूरा वजन अपनी पूरी बॉडी से सेंटर में देना है, जिससे कि ये जो चेस्ट है ऐसे मूव करे। इस चेस्ट के मूव करने से होगा क्या? हार्ट के ऊपर प्रेशर आएगा तो हार्ट पंप करेगा, आर्टिफिशियल पंप के जैसे। थोड़ा सा ब्लड इधर से निकल के ब्रेन तक भी अगर गया तो उससे ब्रेन जिंदा रहेगा। जब तक आपको हेल्प नहीं आ रही तब तक आप प्रेस करते जाएं। अब किस स्पीड पे प्रेस करना है? लगभग 100 की स्पीड पे प्रेस करना है। पर आपको कैसा पता चलेगा कि वो 100 की स्पीड है पर मिनट? तो आप इसके लिए क्या करेंगे, एक वर्ड यूज करेंगे, 1001। तो जब भी आप बोलेंगे 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, इतने टाइम बोलने में, इतना टाइम अगर आप ऐसे करके प्रेस करते चले जाएंगे तो आपका हार्ट स्टार्ट हो जाएगा। पुराने जमाने में आपने कुछ चीजें देखी होंगी कि वो अमेरिकन एक बंदा ऐसा करंट निकाल के हार्ट में लगा देता है। वो नहीं करना है। मुंह को ब्रीदिंग देते थे, वो खत्म हो गई, वो नहीं करना है। एक इंजेक्शन लेके चेस्ट पे मारते थे, नहीं करना है। मुक्का लेकर के चेस्ट पे मारते थे, नहीं करना है। ये सब खत्म हो गए। एक ही चीज बची, सिर्फ प्रेस करना है और प्रेस करते जाना है। अगर मान लो एक और आदमी हेल्प के लिए आ जाए और इमीडिएटली यहाँ पे हो, मैं 5 मिनट में थक जाऊंगा ये करते करते, तो उसको अपने सामने बिठा देना है और बोलना है कि मैं चेंज करूंगा जब मैं थक जाऊंगा। तो आपको ये जगह छोड़ देनी है, उस आदमी को यहाँ पे ले आना है। आप ऐसे जी इमीडिएटली आपको मदद लेनी है। तो ये हो गया 2 ऑपरेटर। अब एक की जगह 2 लोग हो गए। अब आपको वही काम इनसे कराना है। हाथ को सीधे रखना है, बैक को सीधे रखना है और जोर से प्रेस करना है। उस वक्त अगर आप 2 हो तो एक के बाद एक 5-5 मिनट बाद चेंज करते रहो, जब तक आपको हेल्प नहीं आती। ये कब तक कर सकते हैं? 30 मिनट्स। मामूल हार्ट 2 या 3 मिनट में रीस्टार्ट हो जाता है अगर आप ये करेक्टली कर रहे हैं तो। ध्यान रखना है, अगर आपने प्रेस किया तो कभी कभी कड़क की आवाज आती है, ऐसा लगता है रिब टूट गई। तो क्या आपको स्टॉप होना है? मेरा आंसर आपसे सवाल ये है कि अगर एक आदमी की रिब टूट रही है वर्सेस वो 5 मिनट के बाद मर रहा है, कौन सा ज्यादा बुरा है? मर रहा है। तो रिब टूटने की, ब्लीडिंग होने की, मुंह में से कुछ झाग निकल रहा है, उसको कुछ हो रहा है, वो सब भूल जाओ, क्योंकि वो 5 मिनट बाद कैसे भी मरने वाला है। इसलिए रियल टाइम सिनेरियो में इसको स्टॉप नहीं करना, चलते जाना है। अगर 2 ऑपरेटर आ जाए तो उनको चेंज करना है, जिससे कि मैं थक ना जाऊं, क्योंकि मैं 5 मिनट के बाद डेफिनेटली थक करके स्लो हो जाऊंगा। और याद रखना है, कॉल फॉर हेल्प को पहले ही शुरू करना है, आपके शुरू होने से पहले। नहीं तो मदद आने से पहले पहले आप खुद चुप रुक जाओगे और परेशान हो जाओगे। याद रखना, पहले जब हम सीपीआर स्टार्ट करते थे तो सोचते थे कि लोग नहीं बचते, 10 में से 9 लोग मर जाते हैं। आज का ट्रूथ ये है कि अगर सीपीआर सही किया जाए तो 10 में से 9 लोग बच जाते हैं, अगर पेशेंट हार्ट डिसीज का ना हो। अगर इसके अलावा क्या अल्टर होते हैं? अगर मान लो छोटा बच्चा है आपके पास, तो उसमें ये वजन को, पावर को थोड़ा कम लेके यूज करना है। अगर कोई ड्राउनिंग में, अगर कोई पानी में डूब गया है और वो बहुत ठंडा महसूस हो रहा है, या वो कोई पॉइजन पी लिया है, तो भी अगर आप सीपीआर कर रहे हैं तो भी आप सीपीआर ज्यादा देर के लिए कर सकते हैं, क्योंकि ये लोग वापस निकल आते हैं।
90% लोग सीपीआर करने के बाद निकलने के बाद सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है सीपीआर स्लो किया गया या सीपीआर की वजह से ब्रेन को कुछ हद तक डैमेज हो गया, बाकी सारे ऑर्गन रिकवर हो जाते हैं, सिर्फ एक ब्रेन रिकवर करने में तकलीफ देता है। इसलिए सीपीआर में ध्यान रखिए, पूरा प्रेस करना है, 100 पे प्रेस करना है, 100 की स्पीड तक प्रेस करना है। 2 ऑपरेटर हो तो 2 बहुत अच्छे हैं, मदद के लिए ज़रूर पुकारना है और सीपीआर करने से नहीं डरना है, क्योंकि वो 5 मिनट बाद वैसे भी मरने वाला है। तो आपने, अगर आप किसी की मदद इस तरह से करोगे, इस पे कोई किसी के ऊपर क्वेश्चन नहीं उठाता, ये बिल्कुल यूनिवर्सल करेक्ट प्रोसीजर है और दुनिया में आप किसी भी जगह कर सकते हो, बशर्ते आपने उसको एक सेफ जगह पे लाके किया हो। Yes. He went unconscious. Yes. Still we have to opt for this CPR, or what are the chances of it? सवाल ये है कि अगर हमको ये नहीं पता चला कि ये कब हुआ, हो सकता है कि 3 घंटे पहले हो गया हो, तो क्या करें? तो भी आप इस प्रोसीजर को करेंगे और ये प्रोसीजर आधे घंटे तक करते तक अगर वो पल्स वापस नहीं आई तो आप इसको करते रहेंगे। दूसरा ये सवाल है कि मान लो आपने थोड़ा सा प्रेस किया और उसने आपका हाथ ऐसे झटक दिया और झटक के उठ के बैठ गया, तो क्या करना है? तो आपको स्टॉप कर देना है। अगर पेशेंट कॉन्शियस में आ जाता है कई बार सीपीआर करते वक्त, उसका हार्ट स्टार्ट हो जाता है, तो उसको मेमोरी वापस आ जाती है, तो वो इमीडिएटली आपका हाथ झटक के बाहर फेंक देता है। तो अगर मान लो वो आपको गुस्सा हो जाए या इरिटेट हो, ज़्यादातर क्योंकि ऑक्सीजन कम होने से आदमी इरिटेबल हो जाता है, तो कई बार वो लोग डॉक्टर्स को मार भी देते हैं कि क्या कर रहे हो और ये दर्द हो रहा है, चेस्ट पेन हो रहा है। याद रखिए, पेन, मरने से पेन बेटर है। तो अगर वो कभी इरिटेबल हो करके उठ के अगर कुछ आपको झटक भी दे तो बुरा नहीं मानिए, ये उसके ऑक्सीजन कम होने की वजह से हुआ है और कोई बात नहीं है। If it's for children, the पोजीशन विल बी एग्जैक्टली सेम फॉर चिल्ड्रन, सिर्फ ये कि प्रेशर थोड़ा कम रहना चाहिए, क्योंकि वो बड़े इलास्टिक होते हैं, उनमें चेस्ट टूटने का डर नहीं होता। अगर मैं सिगरेट पी रहा था तो मुझे ही हार्ट अटैक क्यों आया? एक और आदमी है जिसने कुछ भी सिगरेट कभी जिंदगी में नहीं पी और वो, उसको भी हार्ट अटैक आया, तो क्यों आया? हम 100 करोड़ लोग हैं। सडन कार्डियक डेथ जरूरी नहीं है कि सिर्फ उसी को आएगा जो स्मोक करते हैं। सडन कार्डियक डेथ तो किसी को भी आ सकता है, एक नॉर्मल आदमी भी यहाँ पे लेट करके सडन हार्ट अटैक आ सकता है। बट चांस किसको ज़्यादा है? जो स्मोकिंग करता है, जिसको शुगर हो। मैं आपसे बोलता हूँ, एक आदमी साइकिल पर जा रहा है और उसने एक हाथ छोड़ दिया, तो ज़्यादा एक्सीडेंट होने के चांस किसके हैं? जिसने दोनों हाथ पकड़े हुए हैं, जिसने हाथ छोड़ दिया? जिसने हाथ छोड़ दिया उसके चांस ज़्यादा है। अब मुझे और ज़्यादा कॉन्फिडेंस हो गया, मैंने दोनों हाथ छोड़ दिए, तो अब चांस किसके ज़्यादा है? जिसके दोनों हाथ छोड़े हुए हैं या जिसने दोनों हाथ पकड़े हुए हैं? जिसने दोनों हाथ छोड़े हुए हैं। अब ये आदमी इतने में भी नहीं मान रहा, अब इसने ये दोनों हाथ लेके अपनी दोनों आंखों के ऊपर रख लिए। अब बोलो किसका एक्सीडेंट होगा? जिसने आंख के ऊपर रखे हुए हैं। बात साइकिल चलाने की नहीं है, बात स्मोकिंग करने या ना करने की नहीं है। आपको शुगर है, आपको कोलेस्ट्रॉल है, आप यंग है, आप मेल है और आपको डायबिटीज़ है और आप स्मोकिंग भी करते हो, ये सब चीज़ें जितनी ज़्यादा अटैच होती जाएंगी उतना हार्ट अटैक चांस आपको ज़्यादा हो जाएगा। इसको कम करने का क्या तरीका है? ज़ीरो नहीं किया जा सकता। स्पेशली आजकल क्यों हो रहा है? आजकल क्यों आ रहा? स्ट्रेस एक बात है, हमारे कन्वेंशनल लाइफस्टाइल्स ख़त्म हो गए, हम लोगों को कल्चरल यूनिटी, हम लोगों के कल्चर्स यूनिक नहीं रह गए। पहले हिंदुस्तानी होते थे जो प्योर वेजिटेरियंस होते थे, एक्सरसाइज करते थे, योगा करते थे, नियम से उठते थे, नियम से सोते थे। आज हम प्योर अमेरिकन्स हो गए, हम उनके आधे कल्चर्स ले लिए और आधे नहीं लिए। उनका जेनेटिक्स तो हम ले नहीं सकते, तो हमने उनकी जैसी स्ट्रेसफुल लाइफ जीनी शुरू कर दी। हम दिन की जगह रात में जगना शुरू हो गए, हम लोग काम का स्ट्रेस बढ़ाने लगे, हमने साथ में स्मोकिंग शुरू कर दी। अब आप देखते जाओ, ये वही आदमी है जो आंखों के ऊपर हाथ रखता जा रहा है। उसके बाद हमको बीपी आ गया, हमने दवाई नहीं करी, हमको शुगर आ गया, हमने ख्याल नहीं किया, हमने स्मोकिंग करते रहे, हमारे घर में ये सब होता रहा और हम देखते रहे। अगर आपके घर के पास कोई डायबिटिक हो, जो स्मोक करता हो, जो हाइपरटेंशन हो, जिसको ये सारी चीज़ें हो, उसको आपको बचाना ज़रूरी है। जब हम 100 में देखते हैं कि किसको होगा, ये वो वाला होगा जिसके अंदर ज़्यादा ये होगा, और जिसके अंदर कुछ भी नहीं हो उसको भी मरना पड़ता है, क्योंकि ये तो तय ना कि आदमी को 100 साल की उम्र के अंदर मरना है, तो वो एक नॉर्मल आदमी को भी डेथ आ सकती है। हम हमेशा नहीं जी सकते, और मैं हमेशा प्रिडिक्ट भी नहीं कर सकता कि सडन कार्डियक डेथ किसको आएगा। मैं ये प्रिडिक्ट कर सकता हूँ ज़्यादा किसका चांस है। जिम में ज़्यादा हो रहा है तो 2 वजह से होता है जिम में ज़्यादा। एक, जब भी आप एक अनवांटेड स्ट्रेस को बढ़ाते हैं तो हार्ट के अंदर की जो आर्टरी है वो सडनली फट जाती है और उसमें क्लॉट जम जाता है। और दूसरा कारण ये रहता है कि कुछ लोगों को जेनेटिकली हार्ट अच्छा नहीं बना होता, जैसे कि उसमें से एक बीमारी का नाम है राइट वेंट्रिकल डिस्प्लेसिया, राइट वेंट्रिकल गड़बड़ है। अब आपने जैसे ही उसके ऊपर स्ट्रेस बढ़ाया तो वो गड़बड़ कर जाएगा। कहने का मतलब आपका इंजन है, आप उसको रेस दे रहे हो तो आप चेक करते हो कि वो कैसा है।
अगर इंजन ही डिफेक्टिव हो बचपन से और आपको नहीं पता हो, और आपने एक सडनली कि जिम में 100 किलो इधर रखिया 100 किलो इधर रखिया और उठाने की कोशिश करोगे, तो जेनेटिकली वो वीक हार्ट गड़बड़ कर जाएगा, एक बात। और दूसरी बात, अगर नॉर्मल हार्ट भी होगा तो वो स्ट्रेस अगर नहीं उठा पाए तो गड़बड़ कर जाएगा। तो दोनों बातें हो सकती हैं, जेनेटिक भी हो सकती है और अनड्यू स्ट्रेस भी होता है। इसलिए हम कभी भी जब भी ट्रेनिंग या एक्सरसाइज की बात करते हैं, ये नहीं कहते कि आप नहीं कर सकते, बट हम कहते हैं अंडर गाइडेंस करिए। कहने का मतलब आप एक बाय एक स्टेप को बढ़ाइए, रोज जाइए, पहले वॉक करिए, फिर स्पीड वॉक करिए, फिर वॉक डिस्टेंस बढ़ाइए, फिर आप थोड़ा सा प्री करने के बाद एक्सरसाइज को बढ़ाइए, फिर आप सडनली इधर 100 किलो और इधर 100 किलो लगा के अगर आप चालू करें तो डेफिनेटली जो आपने बोला वही रिजल्ट है। अर्ली मॉर्निंग्स क्यों होते हैं? हार्ट अटैक अर्ली मॉर्निंग क्यों होता है? क्योंकि अर्ली मॉर्निंग हमारे अंदर सर्ज आता है हार्मोन्स का, जिसमें हमें कॉर्टिसोल बहुत ज़्यादा बढ़ता है। तो जो अर्ली मॉर्निंग, एक तो कोल्ड एनवायरनमेंट में और अर्ली मॉर्निंग हार्ट अटैक्स आज से नहीं कई सालों से कॉमन देखे गए हैं। अर्ली मॉर्निंग हार्ट अटैक्स ज़्यादा होते हैं क्योंकि हार्मोन सर्ज उस टाइम बढ़ता है और हमारा बीपी बहुत फ्लक्चुएट करता है उस टाइम में। सर कोरोना वैक्सीन से भी हो रहा बोल के वायरल। बिल्कुल सही बोले आपने, कोरोना वैक्सीन से थोड़े रिस्क बढ़ गए हैं, पर जिस वक्त कोरोना वैक्सीन को अप्रूव किया गया था उस वक्त अगर शायद ये दुनिया किसी और वैक्सीन की बात कर रही होती तो उसको डिस्क्वालीफाई कर देती कम्युनिटी। पर उस वक्त इतने सारे लोग हार्ट अटैक्स, इतने सारे लोग कोरोना से मर रहे थे कि वैक्सीन का बेनिफिट और रिस्क रेशियो बेहतर था। मतलब अगर 100 लोग कोरोना से मर जाए और मैं उसमें कहूँ कि आप 100 को वैक्सीन दे दो जिसमें से एक आदमी वैक्सीन से मर जाए, तो हमने 99 बचा लिए। बट एक आदमी की भी तो लाइफ इंपॉर्टेंट है। हम उस टाइम कहते थे आप वैक्सीन ले लीजिए क्योंकि और कोई तरीका नहीं है उससे बचने का। आज की तारीख में कहते हैं कि वो एक आदमी को भी बचाओ। अगर आप वैक्सीनेटेड नहीं हो, आप हाई रिस्क हो, तभी वैक्सीन लो, नहीं तो मत लो। तो कोरोना वैक्सीन से क्या हायर रिस्क था? है, पर क्या कर सकते हैं हम इसके लिए? इसके लिए फिलहाल के लिए सिर्फ वो लोग वैक्सीन लें जो लोग बहुत हाई रिस्क हैं। సో చూశారు కదా, సిపిఆర్ లైవ్లో డాక్టర్ సంజీవ్ కుమార్ చూపించారు. ఫస్ట్ పేషెంట్ని ఫస్ట్ పాయింట్ ఆయన కాన్షియస్లో ఉన్నారా లేదా, ఆర్ యూ ఫైన్ అని అడగాలి ఫస్ట్ క్వశ్చన్. సెకండ్, ఆయన ఏ పొజిషన్లో ఉన్నారు, కూర్చొని పడిపోయారా లేకపోతే రోడ్డు మీద పడి ఉన్నారా, ఎక్కడ పడి ఉన్నారా అనేది చూడాలి. చూసి ఒక సేఫ్ ప్లేస్ అంటే ఫ్లాట్ ప్లేస్లో పడుకోబెట్టాలి. పడుకోబెట్టి తర్వాత థర్డ్ స్టెప్ కాల్ ఫర్ అంబులెన్స్. ఎందుకంటే మనం అంబులెన్స్కి కాల్ చేయమని ఎవరికైనా చెప్తే మనం ఈ లోపు సిపిఆర్ చేసేలోపు అంబులెన్స్ రెడీగా ఉంటుంది కాబట్టి మనకి 10 minutes టైం ఉంటుంది లైఫ్కి సేవ్ చేయడానికి. సో ఫోర్త్ స్టెప్ సిపిఆర్ చేయాలి. మనిషిని ఫ్లాట్ గ్రౌండ్ మీద పడుకోబెట్టి డాక్టర్ చెప్పినట్టు కూర్చొని 2 చేతులతో ఇలా చేతుల్ని లాక్ చేసి ప్రెషర్ అప్లై చేసి, ప్రెషర్ కూడా 100 ఉండాలంట. కానీ మనకి 100 ఉంటుందా లేదో మనకు తెలియదు కాబట్టి 1001, 1002, 1003, 1004 ఇలా కౌంట్ చేసుకుంటూ మనం ప్రెషర్ అప్లై చేయాలి. అండ్ ఒక మనిషితో పాటు ఇంకొక మనిషి కూడా ఉంటే బెటర్, ఎందుకంటే ఇది కంటిన్యూస్గా చేయాలి. ఇద్దరు ఉంటే ఆల్టర్నేట్గా ఆయన అలిసిపోయినప్పుడు ఇంకొక మనిషి చేస్తూ ఉండాలి. అయితే ఇలా కంటిన్యూస్గా ఒక 30 minutes వరకు చేయొచ్చంట. ఈ లోపు మనిషి కాన్షియస్లోకి వచ్చేస్తే సిపిఆర్ని ఆపేయాలి. సో మనం థర్డ్ స్టెప్లో అంబులెన్స్ కూడా పిలుస్తాం కాబట్టి ఆయన ఇమీడియట్గా హాస్పిటల్ కూడా పంపిస్తే ఆయన లైఫ్ సేవ్ చేసినట్టు అవుతుంది. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ డాక్టర్.